ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के 10 वर्षीय बालक गोपाल की है। गोपाल एक हंसमुख और होशियार बच्चा था जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और अपने परिवार का नाम बढ़ाता था। गोपाल का सपना था कि वो बड़ा होकर एक शिक्षक बने और अपने जैसे बच्चों को पढ़ा लिखाकर समाज में बदलाव लाए। लेकिन गरीबी और समय की क्रूरता ने उसकी मासूमियत को छीन लिया। गोपाल का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता रामू एक किसान ने लगातार सूखे की मार झेलते हुए छोटी सी जमीन पर खेती करने का संघर्ष किया था। उसकी माँ सीता गांव में मजदूरी करती थी, लेकिन घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। मजबूरी में गोपाल को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा। गोपाल को अपने गांव के पास के एक ईंट के भट्टे पर काम मिल गया। छोटी उम्र में उसे कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ा। सूरज की तपिश में ईंटें उठाना और भारी वजन उठाने से उसके छोटे कंधे दर्द से झुक जाते थे। हर बार जब वो स्कूल के बच्चों को पास से गुजरते देखता, उसकी आंखें भर आती। उसका मन चीखता, लेकिन अपनी मजबूरी को देखकर वो खुद को चुप कर लेता। वो अपने माता पिता की स्थिति को समझता था और किसी तरह खुद को सांत्वना देता कि शायद ये सब एक दिन बदल जाएगा। लेकिन दिन ब दिन उसकी मासूमियत और सपने धूल में मिलते जा रहे थे। एक दिन गोपाल की मुलाकात सुनील नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता से हुई। सुनील बाल मजदूरी के खिलाफ काम करता था और उसने गोपाल को देखकर उसके भीतर के दर्द को पहचान लिया। वो जानता था कि गोपाल में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन गरीबी ने उसकी राहें बंद कर दी थी। सुनील ने गोपाल से वादा किया कि वो उसे इस स्थिति से बाहर निकालेगा और पढ़ाई करने का मौका देगा। गोपाल की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। वो अपने माता पिता से बात करने के लिए उत्सुक हो गया। जब सुनील ने उसके माता पिता को समझाया कि गोपाल की पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो रामू और सीता सहमत हो गए, लेकिन उनकी मजबूरी ने उन्हें फिर से रोक लिया। गोपाल ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने के लिए संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन उसके पिता रामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि रामू को इलाज की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। अब गोपाल के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। गोपाल के सपने और परिवार की जिम्मेदारी के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। वो खुद को असहाय महसूस करने लगा। सुनील ने रामू के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं था। गांव के लोग भी मदद नहीं कर पाए। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गोपाल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक बार फिर से काम करने का फैसला किया। वो जानता था कि ये उसके सपनों का अंत है, लेकिन अपने पिता को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो वापस ईंटों के भट्टे पर काम करने लगा। अब वो दिन रात काम करता ताकि किसी तरह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर गोपाल से उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि वो अपने पिता का इलाज करवा सके। एक दिन रामू का निधन हो गया। गोपाल के जीवन में अंधेरा छा गया। रामू के गुजरने के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी माँ सीता शोक में डूब गई और परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से गोपाल के कंधों पर आ गई थी। उसे अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना था। वो फिर से ईंटों के भट्टे पर लौट आया, अब पूरी तरह से टूट चुका था। गोपाल के भीतर जो उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, वो भी बुझ चुकी थी। वो खुद को दोषी मानता था कि वो अपने पिता को नहीं बचा पाया और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सका। धीरे धीरे उसका शरीर काम में कठिनाइयों से थकने लगा। उसकी सेहत खराब होने लगी, लेकिन वो काम करना बंद नहीं कर सकता था। कुछ वर्षों बाद गोपाल एक दिन काम करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल भागी, लेकिन गरीबी ने इलाज की सारी राहें बंद कर दी थी।
डॉक्टरों ने कहा कि गोपाल को काम की वजह से गंभीर बीमारी हो गई है और उसके बचने की संभावना कम है। आखिरकार गोपाल ने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उसकी आंखों में अधूरे सपनों की छवि थी। गांव के लोग उसके बलिदान की कहानी सुनते थे, लेकिन उसकी तरह न जाने कितने बच्चे इसी तरह अपने सपनों को खोते रहे। गोपाल का जीवन एक कड़वा सच बनकर रह गया, जिसमें उसकी मेहनत, संघर्ष और सपने धूल में मिल गए थे। वो एक ऐसा नायक था जिसने अपनी जिंदगी तो गंवा दी, लेकिन उसके जैसे न जाने कितने मासूम बच्चे आज भी समाज की इसी क्रूरता के शिकार हो रहे हैं। गोपाल की कहानी एक दुखदाई और मार्मिक सत्य है, जो समाज की उन कड़वी वास्तविकताओं को उजागर करती है, जहां गरीबी बच्चों के सपनों को कुचल देती है। गोपाल का संघर्ष और उसका अंत हमें समाज के उन बच्चों की सच्चाई को दर्शाता है, जो अपने सपनों को जीने से पहले ही उन्हें खो देते हैं। राजेश की पत्नी राधा की मृत्यु के बाद उनके घर का माहौल गमगीन हो गया था। उनकी बेटी रिया, जो उस वक्त महज 10 साल की थी, अपनी माँ के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। रिया के दिल में अपनी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता था। राजेश भी इस शून्यता से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी। समय बीतता गया और राजेश की मुलाकात सुजाता से हुई। सुजाता एक शिक्षित, समझदार और संवेदनशील महिला थी, जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसकी सहानुभूति और व्यवहार ने राजेश का दिल जीत लिया। राजेश को लगा कि सुजाता उनकी बेटी रिया के लिए भी एक सच्ची माँ साबित हो सकती है। कुछ महीनों बाद राजेश और सुजाता ने शादी कर ली, लेकिन रिया इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई। सुजाता जब पहली बार घर आई तो उसने पूरे दिल से रिया के साथ जुड़ने की कोशिश की। वो जानती थी कि रिया अपनी माँ को बहुत मिस करती है, इसलिए उसने कभी रिया को उसकी माँ के बारे में बात करने से नहीं रोका। परंतु रिया सुजाता को अपनी माँ की जगह लेने वाली समझकर उससे दूरी बनाए रखती थी। समाज की ओर से भी सुजाता को बहुत कुछ सुनने को मिला। पड़ोस की औरतें, खासकर मोहिनी आंटी, हर मौके पर ताना देती, सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, और ये बात बार बार रिया के कानों में भी डालने की कोशिश करती। मोहिनी आंटी अक्सर कहती, देख लेना, एक दिन ये सुजाता तुझे भी दर्द ही देगी, जैसे हर सौतेली माँ देती है। रिया ने इन बातों को मन से लगा लिया और सुजाता के लिए उसकी नाराजगी और बढ़ गई। सुजाता ने हर मुमकिन कोशिश की कि रिया उसे समझे, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम होती जाती। वक्त गुजरता गया और सुजाता का धैर्य और ममता कभी कम नहीं हुई। रिया की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान सुजाता रखती, उसके स्कूल के कामों में मदद करती, उसका मनपसंद खाना बनाकर उसे खिलाती। लेकिन रिया के दिल में एक दीवार थी जिसे तोड़ना सुजाता के लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन रिया बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था और राजेश भी किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था। सुजाता ने बिना किसी देरी के रिया की देखभाल शुरू कर दी। रात दिन जागकर उसने रिया का ख्याल रखा। रिया, जो अब तक सुजाता को एक दूरी से देखती थी, पहली बार महसूस करने लगी कि सुजाता की देखभाल में कितनी ईमानदारी और ममता है। रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी मोहिनी आंटी की बातें गूंजती रहती। जब भी वो सुजाता के करीब आने की कोशिश करती, उसके मन में ये सवाल उठता कि कहीं मोहिनी आंटी सही तो नहीं? क्या सुजाता सच में मेरे लिए बुरी हो सकती है? ये सवाल उसे बार बार परेशान करने लगा। उधर मोहिनी आंटी और पड़ोस की अन्य औरतें सुजाता के प्रति और ज्यादा नफरत फैलाने लगी थी। देखो कैसे रिया को अपने जाल में फंसा रही है, ऐसी बातें हर रोज सुनने को मिलती। सुजाता इन तानों को चुपचाप सहती रहती, लेकिन उसने कभी रिया से कोई शिकायत नहीं की। स्कूल में वार्षिक उत्सव का दिन आया। रिया को अपने मेहनत के लिए एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था और उसे मंच पर अपनी माँ का नाम लेना था।
ये पल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि सबकी नज़रें अब रिया पर थी। राजेश, सुजाता, मोहिनी आंटी और पूरा समाज सब यही देखना चाहते थे कि रिया अपनी माँ के रूप में किसे मानती है। रिया के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वो मंच पर खड़ी थी, माइक उसके सामने था और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। रिया ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। एक माँ जो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती है, जो मेरे हर दुख में मेरे साथ खड़ी होती है, चाहे समाज ने कुछ भी कहा हो। हॉल में एक सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रें सुजाता पर टिकी हुई थी। रिया ने आगे कहा, मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में कि माँ वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के ममता लुटाए। आज मैं अपनी माँ सुजाता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। समाज के तानों के बावजूद उसका धैर्य और प्यार आखिरकार जीत गया था। रिया ने अपनी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। रिया ने मंच से उतरकर सुजाता को गले लगाया और सुजाता ने भी अपनी बेटी को कस के बाहों में भर लिया। राजेश भी भावुक हो गए थे और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोहिनी आंटी समेत उन सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी थी जिन्होंने सुजाता पर उंगलियां उठाई थी। आज रिया ने साबित कर दिया कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वो भी होती है जो प्यार से आपका जीवन संवारती है। सुजाता की ममता ने न केवल रिया का दिल जीता, बल्कि पूरे समाज को ये सिखा दिया कि सौतेली माँ का मतलब बुरा होना नहीं होता। इस तरह रिया और सुजाता के रिश्ते में प्यार और समझदारी की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने साथ में अपने परिवार की एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें ममता, धैर्य और रिश्तों की अहमियत थी। अर्जुन का जीवन अनाथालय से शुरू हुआ था। वो एक छोटे बच्चे के रूप में वहां पहुंचा और उसकी परवरिश वहीं हुई। समाज ने उसे एक अनाथ के रूप में देखा और इसी वजह से उसे जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उसे उसके अतीत के कारण ताने सुनने को मिलते थे। उसके टीचर और उसके साथ के छात्र अक्सर उसे ताने दिया करते थे क्योंकि वो बिना परिवार का था। ये बातें अर्जुन के दिल को गहराई से चोटें पहुंचाती थी, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताई। कॉलेज में भी यही स्थिति रही। उसकी पहचान और अतीत की वजह से उसे बार बार अपमानित किया गया। दोस्तों और प्रोफेसरों ने उसकी क्षमताओं को उसकी पारिवारिक स्थिति से जोड़कर आंका। उसे हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि वो समाज की मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता। कॉलेज के बाद अर्जुन ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उसे यहाँ पर भी बार बार ठुकरा दिया गया। ऑफिस में उसके अतीत को लेकर उसे कई बार अपेक्षित किया गया और उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाए गए। उसकी योग्यताओं को उसकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर आंकने की गलती की गई। कई बार लोगों ने उसे कमजोर और असुरक्षित मानकर उसकी प्रगति में बाधा डाली। अर्जुन का प्रेम का सफर भी संघर्षमय रहा। उसने एक लड़की से गहरा प्यार किया, लेकिन जब उसे अर्जुन के अनाथ होने का पता चला तो उसने अर्जुन से दूर होने का फैसला किया। लड़की ने साफ कह दिया कि उसका परिवार कभी भी एक अनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने अपने माता पिता और अपनी पहचान के बारे में सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उसने अनाथालय के रिकॉर्ड खंगाले और एक पुराना दस्तावेज पाया जिसमें उसकी माँ का नाम और एक धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला मुस्कुराते हुए दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। दस्तावेजों में केवल इतना ही था कि उसे रुक्मणी नाम की महिला ने अनाथालय में छोड़ दिया था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की जहां उसकी मां ने अंतिम साल बिताए थे। बुजुर्गों ने उसे बताया कि रुक्मणी नाम की महिला वहां पहले रहती थी और समाज द्वारा बहिष्कृत की गई थी। उन्होंने बताया कि रुक्मणी ने अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ने के बाद एक नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने रुक्मणी के पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क किया। उसने कई पुराने रिकॉर्ड्स और चिट्ठियां देखी।
एक दिन उसने नरेश नामक एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। नरेश ने अर्जुन को बताया कि रुक्मणी की जिंदगी कितनी कठिन रही थी और उसने समाज के दबावों का सामना कैसे किया था। नरेश ने बताया कि रुक्मणी का प्यार अर्जुन के पिता से था, लेकिन उनके बीच शादी से पहले ही दुर्घटना हो गई, जिससे रुक्मणी को समाज द्वारा और अधिक दबाव का सामना करना पड़ा। नरेश ने बताया कि अर्जुन के पिता की मौत शादी से पहले एक दुर्घटना में हुई थी। इसके बाद रुक्मणी को समाज द्वारा त्याग दिया गया और उसे मजबूरन अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ना पड़ा। ये जानकारी अर्जुन के दिल को छू गई और उसने अपनी माँ के अतीत को समझा। अर्जुन ने रुक्मणी के पुराने दस्तावेजों को खोजा और एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें रुक्मणी ने अपने बेटे के लिए एक भावुक संदेश लिखा था। पत्र में उसने अपने बेटे से माफी मांगी और उसकी भलाई की कामना की। अर्जुन ने अंततः अपनी मां को खोज निकाला। उनकी मुलाकात एक भावुक क्षण था। रुक्मणी ने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसकी मजबूरी और संघर्ष के बारे में बताया। अर्जुन ने अपनी मां को माफ कर दिया और समझा कि उसने क्यों कठिनाइयां झेली थी। अर्जुन ने अपनी मां के अतीत को समझकर और उसे माफ करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वो समाज के उन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ जिन्होंने उसकी मां को मजबूर किया था। अर्जुन ने साबित किया कि परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि प्यार और समझ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अपने अतीत को समझते हुए अपने भविष्य को एक नई दिशा दी। उसने समाज को ये दिखाया कि व्यक्तिगत संघर्षों और पहचान की खोज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को समझना और स्वीकार करना। अस्तित्व अब केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि अर्जुन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। ये कहानी एक महिला की है जो अपनी शादी के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक निर्भरता के कठोर जाल में फंस चुकी है। संघर्ष, धोखाधड़ी और समाज की आलोचनाओं के बीच वो खुद को और अपने परिवार को नई राह पर ले जाने के लिए साहसिक कदम उठाती है। क्या वो अपनी घुटन को पार कर पाएगी और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेगी? आइए देखते हैं। रानी एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसकी शादी राजीव से हुई, जो एक बड़े व्यापारिक परिवार से थे। रानी ने सोचा था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खुशहाल और समृद्ध हो जाएगी, लेकिन उसके सपनों की दुनिया जल्दी ही टूट गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही रानी को एहसास हुआ कि उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। उसे हर कदम पर परिवार की अनुमति की ज़रूरत थी। राजीव की माँ ने उसे घर के बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी और रानी को हर बात पर ध्यान देना पड़ता था। इस जीवन ने रानी को घुटन का अनुभव करवाया। रानी की सारी आर्थिक स्थिति राजीव के हाथ में थी। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी और उसे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। राजीव की माँ ने रानी को पैसे की व्यवस्था के मामले में भी बहुत सीमित रखा। रानी की यह निर्भरता उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा रही थी। रानी की हर गतिविधि पर परिवार के सदस्य नज़र रखते थे। जब उसने एक दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का सोचा तो उसे रोक दिया गया। राजीव की माँ ने कहा था कि महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए और किसी भी बाहरी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये मानसिक दबाव रानी के लिए असहनीय होता जा रहा था। रानी ने अपने मानसिक तनाव से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियां और भी कठिन होती जा रही थी। एक दिन राजीव के व्यापार में कुछ समस्याएं आ गईं और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जब रानी ने महसूस किया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो उसने अपने खुद के छोटे व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उसने एक स्थानीय कढ़ाई व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसे ग्राहकों से अच्छा समर्थन मिलने लगा। इसके साथ ही रानी ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना शुरू किया और आत्मविश्वास प्राप्त किया।
रानी ने अपने व्यवसाय की सफलता की खबरें सुनी, लेकिन अचानक एक दिन राजीव ने उसे बताया कि उसके व्यापार में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब रानी ने जांच की तो पता चला कि राजीव के एक साझेदार ने व्यापार में धोखाधड़ी की थी और राजीव को आर्थिक संकट में डाल दिया था। रानी ने इसे हल करने के लिए अपने नए व्यवसाय की पूंजी का उपयोग किया और राजीव के व्यापार को पुनर्जीवित किया। रानी की सफलता और व्यवसाय ने समाज में भी हंगामा मचाया। परिवार और समाज के लोग उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता को लेकर आलोचना करने लगे। रानी ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उसने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। रानी की आलोचना और संघर्ष के बीच एक बड़ी व्यक्तिगत चुनौती सामने आई। राजीव की मां ने रानी के खिलाफ एक कानूनी मामला दर्ज कर दिया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि रानी ने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। रानी ने इस मामले का सामना किया और अपनी सच्चाई साबित की। इसी दौरान राजीव ने रानी का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर इस संकट को पार किया। एक दिन रानी को एक अज्ञात व्यक्ति का खत मिला, जिसमें लिखा था कि राजीव की मां ने जानबूझकर रानी की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा है। रानी ने इस बारे में छानबीन की और पाया कि राजीव की मां ने वास्तव में राजीव के व्यापार में पैसे की गड़बड़ी की थी ताकि रानी की स्थिति कमज़ोर हो जाए। रानी ने पता लगाया कि राजीव के व्यापार में कई अनियमितताएं थीं, जिनके पीछे राजीव की मां का हाथ था। राजीव को इस बारे में बताया गया, लेकिन वो पहले विश्वास नहीं कर पाया। इस स्थिति को हल करने के लिए रानी ने एक जांच करवाई और राजीव के व्यवसाय के सभी रिकॉर्डों का खुलासा किया। यह सामने आया कि राजीव की मां ने व्यवसाय में से पैसे चुराए थे। राजीव ने रानी का समर्थन किया और अपनी मां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन समाज और परिवार ने रानी की आलोचना की और उसे नकारात्मक नज़रों से देखा। रानी की सफलताओं और संघर्षों के बावजूद एक दिन राजीव को अचानक एक गंभीर बीमारी का पता चला। ये एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब रानी को परिवार और व्यवसाय दोनों को संभालना था। उसने राजीव की देखभाल करते हुए अपने व्यवसाय को भी सफलतापूर्वक चलाया। इस दौरान रानी ने खुद को और भी मजबूत महसूस किया और राजीव को भी प्रेरित किया। एक दिन रानी को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें राजीव की मां के पुराने दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि राजीव की मां ने पहले भी कई परिवारों को आर्थिक संकट में डाला था और उसकी सारी संपत्ति का एक हिस्सा एक गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया गया था। यह रहस्य राजीव और उसके परिवार को चौंका देने वाला था। रानी की कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उसने समाज में अपनी जगह बनाई और राजीव की बीमारी के बाद भी परिवार को संभालने में सफल रही। राजीव की बीमारी ठीक हो गई और परिवार ने एक नई शुरुआत की। राजीव और रानी ने मिलकर अपने परिवार और व्यवसाय को नई दिशा दी। राजीव की मां ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और आत्मसमर्पण कर दिया। रानी की घुटन अब समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास से सभी बाधाओं को पार किया। उसकी कहानी ने साबित किया कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रानी ने समाज को ये सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसम्मान सभी का अधिकार है और अपने जीवन में सही दिशा और संघर्ष से सभी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। ये एक लड़की की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद प्रेम और सफलता पाती है। लेकिन क्या उसकी खुशियाँ बनी रहेंगी या उसके संघर्ष उसकी खुशियों पर हावी हो जाएंगे? आइए देखते हैं। शहर की हलचल भरी गलियों में जहाँ हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, वहीं अनन्या एक सपना देख रही थी।
उसने अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था और उसकी देखभाल उसकी प्यारी चाची मीरा ने की थी। मीरा ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनन्या को ढेर सारा प्यार दिया और उसकी अच्छे से देखभाल की थी। अनन्या का जीवन हमेशा एक ही दिशा में बह रहा था, अपनी कला के माध्यम से प्रसिद्धि की ओर। वो एक स्थानीय स्कूल में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में काम करती थी, जिससे उसका और उसकी चाची का घर खर्च चलता था। उसकी आत्मिक शांति उसकी कला में ही बसी थी। हर दिन अनन्या अपनी पेंटिंग्स के साथ समय बिताती, जिससे उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन मिलता। एक दिन स्कूल में एक प्रतिष्ठित कला कोऑर्डिनेटर रोहन आया। उसने अनन्या के काम को देखा और उसकी कला से प्रभावित हुआ। उसने अनन्या को एक प्रतिष्ठित गैलरी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का अवसर दिया। ये अनन्या के लिए एक सुनहरा मौका था, जिसकी उसने बहुत समय से प्रतीक्षा की थी। उस दिन से अनन्या ने पूरी मेहनत से काम किया। उसने अपनी सभी भावनाओं को अपनी पेंटिंग्स में डाल दिया, ताकि वो अपनी कला के माध्यम से दुनिया को अपनी कहानी सुना सके। प्रदर्शनी का दिन आया। अनन्या ने अपने चित्रों के पास घबराते हुए खड़े रहकर रोहन की प्रशंसा की प्रतीक्षा की। जब उसने देखा कि रोहन उसके पास आ रहा है, उसने देखा कि रोहन के चेहरे पर प्रशंसा की मुस्कान थी, तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। प्रदर्शनी सफल रही और अनन्या की पेंटिंग्स को सराहा गया। रोहन और अनन्या के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई। उनके दिन हंसी और भविष्य के सपनों से भरे हुए थे। रोहन के समर्थन और प्रोत्साहन ने अनन्या को नई ऊर्जा दी थी। वो पहली बार वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। लेकिन जीवन ने एक और दुखद मोड़ लिया। अनन्या को एक गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास कुछ महीनों का ही समय है। ये खबर उसके जीवन को चुराने वाली थी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। रोहन टूट गया, लेकिन उसने अनन्या के साथ हर पल खड़े रहने का वादा किया। रोहन ने अनन्या को वो सब कुछ दिया जो वो कभी चाहती थी। भव्य छुट्टियां, बेहतरीन भोजन और ढेर सारा आराम। लेकिन किसी भी भौतिक सुख ने उनके समय की कमी को कम नहीं किया। अनन्या की स्थिति बिगड़ती गई और उसने अपने अंतिम दिनों को अपने विचारों में खोया। उसकी कला, जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब उसकी जाने की तैयारी का तरीका बन गई। उसने अपनी अंतिम कृति बनाई, एक आत्मचित्र जिसमें एक दिव्य आभा थी और उसके सबसे खुशी के पल को दर्शाया गया था। एक दिन अनन्या को एक अज्ञात पत्र मिला, जिसमें खुलासा किया गया कि उसकी बीमारी स्वाभाविक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जहर देने का परिणाम है। पत्र ने कहा था कि उसके आसपास का ही कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। अनन्या ने रोहन को पत्र दिखाया और दोनों ने मिलकर इस सच्चाई की खोज करने का निर्णय लिया। उनकी जांच में पता चला कि अनन्या की चाची मीरा गंभीर आर्थिक संकट में थी। अनन्या की विरासत को खोने के डर से मीरा ने धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया था, ताकि अनन्या की मौत के बाद उसके पास सब कुछ बचा रहे। इस खुलासे ने अनन्या के दिल को चीर दिया। अनन्या की चाची के साथ बिताए गए प्यारे पल अब विश्वासघात से ढक गए थे। रोहन के प्रयासों के बावजूद अनन्या का दिल भारी हो गया। अनन्या ने मीरा से मिलकर सच्चाई का सामना किया। मीरा ने अपने कृत्य की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और अपने किए पर पश्चाताप जताया। उनका सामना बहुत ही भावनात्मक था और अनन्या का दिल और भी अधिक टूट गया। अगली सुबह अनन्या ने शांति से अंतिम सांस ली। रोहन और मीरा के जीवन में एक खालीपन आ गया। रोहन ने अनन्या की याद को संजोने के लिए उसकी कला को विश्व भर में प्रदर्शित करना जारी रखा। दूसरी ओर मीरा के विश्वासघात का बोझ उसे कभी हल्का नहीं होने देता।
अनन्या के सपने हमेशा के लिए बुझ गए और उनके जीवन की मिठास और दुख भरी यादें बाकी रह गईं। मीरा ने अपने किए पर पछताते हुए समाज सेवा में अपना जीवन बिताया, एक नई शुरुआत की तलाश में। अनन्या की पेंटिंग ने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। उनकी कला ने लोगों को उनकी भावनाओं को समझने में मदद की और रोहन की मेहनत ने उसकी याद को एक प्रेरणा में बदल दिया। अनन्या की कहानी एक ख्वाब थी जो जल्द ही समाप्त हो गई, लेकिन उसकी कला और उसका प्यार हमेशा के लिए जीवित रहा। आशा करती हूँ आपको ये सब कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।